चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 1 किया था, राइट। तो टुडे विल हैव टू डिस्कस द लेक्चर नंबर 2। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है बेटा, राइट। और लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स, ठीक है जी, ओके बेटा, ठीक है, ओके। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स एंड उसके एग्रीगेट फैक्ट्स वगैरह हमने पढ़े थे बेसिकली। तो मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड पढ़ा दिया था बेटा। अभी हमारे पास 5 फैक्टर्स और हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। एग्रीगेट सप्लाई, राइट, फिर उसके बाद एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इनकम। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे बेटा जो माइट भी इस करंट सिलेबस में बेटा अवेलेबल ना हो। अब जरा 2 मिनट ध्यान से सुनना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स मैं ऐसे कराऊंगा आपको बेटा जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, राइट, बट वो करने बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं हुए तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी बातें क्लियर नहीं होंगी बेटा। तो मेरा काम बेटा सिर्फ आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना नहीं है, मेरा काम है आपको थोड़ा नॉलेज भी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो सिलेबस से तो बहुत सारी बातें डिलीट कर दी गई हैं बेटा, बट मैं स्टिल आपको कुछ चीजें पढ़ाऊंगा जो रेलेवेंट है। हर चीज नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, बट जो रेलेवेंट चीजें हैं वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, ताकि आपको बेस क्लियर रहे, ताकि आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है बेटा वो आराम से समझ में आ जाए। तो प्लीज मेरे पास ये मैसेज मत किया करो सर ये सिलेबस से हट चुका है तो आप क्यों करा रहे हो। तो उसका लॉजिक है बेटा कराने के पीछे, ठीक है ना। तो इस तरह के मैसेज प्लीज मेरे से ना करें। मुझे पता है बेटा मेरे को क्या कराना है, आपको क्या नहीं कराना, आई नो वेरी वेल, ठीक है जी। चलिए आप जरा ध्यान से सुनिएगा, आज के टॉपिक में आते हैं एग्रीगेट सप्लाई। बट बिफोर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, क्या मैं जान सकता हूँ बेटा कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। आपने पढ़ी होगी बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास में, वहां पर आपने पढ़ा होगा सप्लाई बेसिकली क्या होती है। एनीवन जो सप्लाई के बारे में मुझे बताना चाहेगा बेटा? हाँ जी, कोई नलायक है जो बताएगा? कोई भी चीज मार्केट में प्रोवाइड करवाना सप्लाई है। अच्छा, और कोई बेटा? एनीवन एल्स? बस एक बच्चे का आंसर? देखो सर, आपने बेटा बेसिकली सप्लाई का बेसिक मतलब मीनिंग पढ़ा होगा बेटा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे देखो, मान लो एक फर्म है, फर्म ए, ये किसी गुड्स का प्रोडक्शन करती है बेटा, ये किसी गुड्स का प्रोडक्शन करती है, राइट। बेसिकली बेटा इस टोटल प्रोडक्शन को ही हम सप्लाई के नाम से जानते हैं। बट इसमें छोटा सा डिफरेंस था बेटा जो आपने वहां पे पढ़ा था। वो डिफरेंस क्या था? मान लीजिए मैंने 1000 गुड्स प्रोड्यूस करे, जिसमें से 800 गुड्स और 200 गुड्स को हम बाइफरकेट कर देते हैं बेटा, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, जो 800 गुड्स हैं बेटा और जो 200 गुड्स हैं, मान लो ये 800 गुड्स बेटा मैंने क्या कर दिए, मार्केट में अवेलेबल करा दिए, अवेलेबल इन मार्केट एट ए प्राइस, कुछ भी प्राइस था बेटा, वट एवर द प्राइस। तो हमने एक पर्टिकुलर प्राइस में बेटा किसी गुड्स को मार्केट में अवेलेबल करा दिया फॉर सेलिंग पर्पस, राइट। अब ये जो 200 गुड्स है बेटा, ये मैंने अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं करवाया, हालांकि मैं इसको बेच तो सकता हूँ, बट मैंने उसको स्टॉक कर लिया बेटा अपने वेयर हाउस में। तो अगर मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा हमारा, तो इसी को बोलते थे बेटा हम कि जब हमारा प्रोड्यूसर रेडी टू सेल हो जाएगा, किसी गुड्स को बेचने के लिए तैयार होगा, मार्केट में वो गुड्स अवेलेबल होगा, उसको हम सप्लाई बोलते थे, इफ यू रिमेंबर दैट। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को बेटा हम स्टॉक के नाम से कंसिडर करते थे, जिसको हम बेसिकली बोलते थे फ्यूचर सप्लाई, अगर आपको याद होगा तो। अब जरा ध्यान से सुनना, इसी से रिलेटेड है बेटा हमारी सप्लाई भी। तो अगर सर ये वन सिंगल फर्म ऐसा कर रही थी, अगर मान लीजिए ऑल सभी फर्म, जितने भी बेटा कंट्री में फर्म है, वो पर्टिकुलर गुड्स को मार्केट में अवेलेबल करवा रही हूँ बेटा, तो ऑल फर्म की सप्लाई को मैं एग्रीगेट सप्लाई के नाम से जानता हूँ।
तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। सर सप्लाई का मतलब एक पर्टिकुलर फर्म मार्केट में किसी गुड्स को अवेलेबल करवा रही है, राइट? मार्केट में गुड्स को क्या करे बेटा, अवेलेबल करवा रही है, तो उसको हम बेसिकली सप्लाई के नाम से जानते थे इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? बट अगर मैं सारी फर्म्स की बात करूं सर, जितनी भी मार्केट में फर्म्स हैं जो प्रोडक्शन कर रही है बेटा किसी गुड्स एंड सर्विसेज का, और वो सारी गुड्स मार्केट में वन टाइम पे अवेलेबल रहती हैं बेटा, तो उसी को बेसिकली हम एग्रीगेट सप्लाई के नाम से जानते हैं। सप्लाई इंडिविजुअल फर्म का, राइट? और एग्रीगेट सप्लाईज इंक्लूडिंग द ऑल फर्म इन द कंट्री, जितनी भी फर्म्स बेटा कंट्री में अवेलेबल है उनको। एक बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ, हालांकि अभी हम डेफिनेशन इसका पढ़ेंगे, आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आपके समझ में आया बेटा? हाँ जी, ठीक है। बेटा एक काम करो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में पेज छोड़ देना, उसमें इसको लिख लेना बाद में, बट फिलहाल अभी आप इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से। ले लिया? चलिए ठीक है। अब जरा इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, तो लिखो फटाफट से, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एएस। चलिए अब जरा लिखिए इसके बारे में। कहते हैं सर, इट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। कहते हैं इट इज जनरली estimated as market value, as market value of the goods and services producing, या एक काम कीजिए इसको प्रोड्यूस लिखिए, प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर। चलो लिखो बेटा इसको फटाफट से। लिखा जी? देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे डेफिनेशन से, सर आपने पढ़ाया तो कुछ और ही था, बट यहाँ पर ये तो कुछ और ही कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, ध्यान तो सुनना प्लीज कंसंट्रेशन से। जो बच्चा लिख रहा है प्लीज मत लिखो, पहले सुन लो। कहते हैं सर, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि सर ये तो टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, और आपने यहाँ पर क्या बोला था, गुड्स की प्रोडक्शन को हम बेसिकली सप्लाई नहीं बोलेंगे, जो गुड्स मार्केट में अवेलेबल है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? हाँ जी, सप्लाई। बट जरा ध्यान से सुनना इसका सेकंड सेंटेंस। पहले हमने क्या बोला, सिर्फ टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो भी इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे, यानी कि टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बेसिक टर्म्स में। अब ध्यान से सुनना, अब इसको देखो क्या लिखा हुआ है, इट जनरली एस्टिमेटेड एज द मार्केट वैल्यू। अब जरा ध्यान सुना बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। एज मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब देखो क्या कह रहा है ये, प्रोडक्शन आप कौन सा लेंगे बेटा, जिसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस बेटा हमें पता होगी। सप्लाई का कैसे पता लगेगा, एग्रीगेट सप्लाई का? मार्केट वैल्यू जिसकी पता होगी। बेटा मार्केट वैल्यू किसकी पता होती है, जो गुड्स मार्केट में अवेलेबल हो। लॉजिकली मुझे बात बताइए, ऐसा मान लीजिए फ्रूटी है, फ्रूटी का प्रोडक्शन होगा 1000 क्वांटिटी का, मार्केट में उसकी प्राइस है 10 रुपए की फॉर एग्जाम्पल, तो 1000 इंटू 10, 10,000, 10,000 टोटल प्रोडक्शन वैल्यू, जो कि टोटल प्रोडक्शन जो हमारा कंसिडर होगा बेटा वो 10,000 होगा, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई के नाम से जाने। अल्टीमेटली हम देख तो यही रहे ना, गुड्स मार्केट में आएगा, इसलिए बेटा यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन को एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है, क्योंकि उसका एस्टिमेशन हम किसके बेस पे कर रहे हैं बेटा, मार्केट वैल्यू पे।
और मार्केट वैल्यू पे अगर कोई गुड्स है तो उसका मतलब वो गुड्स मार्केट में अवेलेबल है बेटा फॉर द सेलिंग पर्पस। इसलिए बेटा यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन को हम क्या मानते हैं बेटा, एग्रीगेट सप्लाई। बात वही है, बस थोड़ा सा टेक्निकली है बेटा कि यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन को हम सप्लाई बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। रीजन बीइंग सर, और उसको एस्टिमेट कैसे करा जाता है बेटा, उन गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। बेटा ऑब्वियसली बात है ना, मुझे कैसे पता लगा मार्केट में कितनी सप्लाई है, उन गुड्स की मार्केट वैल्यू के बेसिस पे तो पता लगेगा जी। तो उस गुड्स की मार्केट वैल्यू यहाँ पर कंसिडर करी जाती है। समझ आया जी? क्लियर हुआ सभी के? बोलिए बेटा फटाफट से। ओके, नोट कर लिया था ये? देखो किसी को डाउट हो ना प्लीज पूछ लिया करो बेटा। चलिए, तो ये हुआ बेटा हमारा सेकंड सिचुएशन ऑल्सो, दैट इज एग्रीगेट। जरा 2 मिनट कंसंट्रेशन से यहाँ देखो, मैं अगला कॉन्सेप्ट कराने से पहले आपको एक छोटा सा सिचुएशन समझाना चाहता हूँ। हमने बेटा एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, याद है प्रीवियस क्लास में? मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप प्लीज पूरा लिखिएगा। एग्रीगेट डिमांड, अब देखो जरा ध्यान से, हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा। तो एग्रीगेट डिमांड में बेसिकली मैंने आपको एक छोटा सा सिचुएशन बताया था कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है उसी को हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। बोला था या नहीं बोला था बेटा? जी सर। सर टोटल एक्सपेंडिचर को ही हम एग्रीगेट डिमांड के नाम से कंसिडर करते थे। अब जरा 2 मिनट सुनो, इसी को बेटा दो पार्ट्स में मैं बाइफरकेट कर देता हूँ और मुझे बताना क्या मैं सही हूं या नहीं। एग्रीगेट, अगेन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज आप पूरा लिखिएगा। कंजम्पशन और एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। देखो बेटा यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एग्रीगेट डिमांड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो एग्रीगेट कंजम्पशन और एक एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। बेटा मुझे एक बात बताइए, लॉजिकली मुझे बताना, किसी भी गुड्स पे खर्चा करने वाले जो एंड यूजर होते हैं वो क्या दो ही होते हैं बेटा? या तो वो कंज्यूमर होगा या तो वो प्रोड्यूसर होगा। इसके अलावा क्या कोई दूसरा पर्सन हो सकता है बेटा किसी भी गुड्स को परचेस करने वाला? हाँ जी बोलो। क्या इसके अलावा, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के अलावा क्या कोई और पर्सन हो सकता है बेटा जो किसी पर्टिकुलर गुड्स में खर्चा कर रहा है? नो, नो, नो। ओके, पक्का ना? देखो अगर किसी के माइंड में अगर पता लग रहा है कि सर कोई और भी होता है जो खर्चा कर सकता है, बता सकते हो भाई? यू कैन प्रूव मी रॉन्ग। तो सभी बच्चे कह रहे हैं सर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के अलावा कोई दूसरा पर्सन नहीं होता। ठीक है, मीडिएटर, बेटा मीडिएटर भी तो कुछ ना कुछ है। मीडिएटर मतलब एग्जाम्पल दो। गवर्नमेंट भी बेटा कुछ ना कुछ है। अगर गवर्नमेंट बेटा डिफेंस के लिए और दैट इज फॉर एग्जाम्पल वेलफेयर के लिए गुड्स परचेज करे तो वो कंज्यूमर है, और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुड्स परचेज करे तो वो प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट। और मीडिएटर मतलब जैसे रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया बेटा, वो भी तो प्रोड्यूसर के डेफिनेशन में आएंगे। प्रोड्यूसर की डेफिनेशन याद करो, एनी पर्सन हु प्रोड्यूस और सेल या एंड सेल एनी गुड्स नोन एज प्रोड्यूसर। तो रिटेलर मीडिएटर हो गया मान लो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चर के बीच में फॉर एग्जांपल, तो बेटा वो रिटेलर भी तो प्रोड्यूसर ही है कि नहीं है? तो अल्टीमेटली बात तो में आ गया, गवर्नमेंट है। अब एक बच्चे ने बोला सर गवर्नमेंट भी होता है। बेटा गवर्नमेंट कैसे, देखो ना, गवर्नमेंट कोई अलग सिचुएशन नहीं है। अगर गवर्नमेंट गुड्स परचेज कर रही है बेटा फॉर डिफेंस के लिए या कोई वेलफेयर के लिए, जैसे मिड डे मील का फूड मिलता है, तो गवर्नमेंट बेटा वहां पर कंजम्पशन ही तो कर रही है, तो वो कंज्यूमर के डेफिनेशन में तो आएगी। मैं आपको कंज्यूमर की डेफिनेशन कराऊंगा आने वाली क्लासेस में, तो वहां पर 3 पर्सन आते हैं बेटा, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट सॉरी, और चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, और मीडिएटर में बेटा आप होलसेलर ले लो, रिटेलर ले लो, कोई भी ले लो, वो पर्सन भी कंज्यूमर ही रहेगा या सॉरी प्रोड्यूसर रहेगा बेटा, क्योंकि वो कर तो रहा है बेटा गुड्स परचेज बस फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। तो जो भी रीसेल के लिए बेटा गुड्स परचेज करेगा, ही इज अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर। समझ आया बेटा जिसके डाउट थे? हाँ जी। तो देखिए जरा ध्यान से सुनना, मान लो, बेटा बोल लिया अगर नलायक को समझ में आया नहीं आया हड्डियां तोड़ दूंगा ना सबके। मान लो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ देश में 1000 करोड़ का, लेट अस अज्यूम। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, यानी कि सर खर्चा किस पे करा होगा मैंने?
गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। खर्चा किस पे करा होगा बेटा मैंने? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। हाँ कि ना? जी सर। अब जरा ध्यान सुनो, एग्रीगेट कंजम्पशन। सर, जो खर्चा कंज्यूमर ने करा होगा फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। सर ये भी तो डिमांड ही है एक तरह से, वो एग्रीगेट कंजम्पशन कहलाएगा। हाँ कि ना? और सर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने जो खर्चा करा है किस लिए करा बेटा? फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन या फिर रीसेल। हाँ कि ना? तो ये एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है सर? देखा तो जैसा मान लो ना, यहाँ पर कंजम्पशन हुआ फॉर एग्जांपल 500 करोड़ का, और इन्वेस्टमेंट हुआ 500 करोड़ का। तो देश में टोटल खर्चा कितना हो रहा है बच्चे? 1000 करोड़। कितना हो रहा है जी? 1000 करोड़। तो अल्टीमेटली 1000 करोड़ है क्या मेरा एग्रीगेट डिमांड? तो कहने का मतलब सर, एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग, जस्ट एडिशन ऑफ दीज टू थिंग्स। एग्रीगेट डिमांड, टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट कंजम्पशन और एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट का ही समीशन होता है। अब जरा ध्यान सुनना, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा रखा है, चैप्टर नंबर 6 एग्रीगेट डिमांड वाला। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा बेटा चैप्टर नंबर 6 एग्रीगेट डिमांड वाला, उनको याद होगा एडी का फॉर्मूला भी हमने सर ये पढ़ा था, C+I, इफ यू रिमेम्बर दैट। याद है? वो यही सिचुएशन थी बेटा। देखो कैसे लिंक हो रही है हमारी कैसे हमारी लिंक हो रही है बेटा, एक चैप्टर एक दूसरे से। तो दिस इज द सिचुएशन। समझ आ रही बात? तो एग्रीगेट कंजम्पशन और एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बेटा इज नथिंग, जस्ट अ पार्ट ऑफ डिमांड। वो बाइफरकेट हो गई बेटा जस्ट बिकॉज ऑफ द एंड यूजर। सर जहां पर एंड यूजर कंज्यूमर है, एग्रीगेट कंजम्पशन बन गया। जहां पर एंड यूजर प्रोड्यूसर है, वो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बन गया। बस ये डिफरेंस है बेटा, अदरवाइज ये है एग्रीगेट का, एग्रीगेट डिमांड का ही एक पार्ट। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, थ्योरी लिखवाऊंगा, डोंट वरी। पहले मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है तुम्हारे कुछ? चलो इसको बनाओ, बनाओ बेटा इसको फटाफट से। बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है बताने में। ठीक है, आप लेट ज्वाइन हुए, अब मैं आपको दोबारा रिपीट करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। आप रिकॉर्डिंग्स ले लेना, आराम से सुन लेना। इसको समझाने में काफी टाइम लगता है और एनर्जी भी लगती है, नालायक। चलो बेटा इसको नोट करो फटाफट से। इसको नोट कीजिए और नोट करते ही मुझे बताओ, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। करो करो फटाफट से नोट करो बेटा सभी बच्चे। ये बच्चे अभी भी लेट ज्वाइन, लेट ज्वाइन बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं। कैसे चलेगा ऐसे काम? हाँ जी, ऐसे तो बेटा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा मुझे बताओ। नालायक, ये कंज्यूमर लिखा है, ये फोर लिखा है, द पर्पज ऑफ द कंजम्पशन, प्रोड्यूसर फोर, द पर्पज ऑफ द प्रोडक्शन और रीसेल, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ तो रहा है सारा? प्रोडक्शन और रीसेल, ये प्रोडक्शन के बाद रीसेल लिखा है बच्चे, दिस इज रीसेल। यानी कि राइटिंग सुधारनी पड़ेगी। चलो कोशिश करते हैं। ये लिखा बेटा सबने? ठीक है जी। अब जरा आइए एग्रीगेट कंजम्पशन की डेफिनेशन में देख लेते हैं एक बार।
बेटा तुम्हें ही दिलवा देता हूँ, नालायक। देखो, इट इम्प्लाइज, चलो मैं सही से लिख रहा हूँ, ये लो। इट इम्प्लाइज, एक्चुअली ना फिर टाइम लग जाएगा यार राइटिंग सही से लिखने में। सिलेबस भी तो निपटाना है, कल को तुम्हारा सिलेबस नहीं होगा, नालायक मेरे से ही बोलोगे। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ जी सर, 7:30 तक। बेटा स्पीड बढ़ाऊंगा तो राइटिंग बिगड़ जाएगी ना, फिर आप ही बोलोगे सर समझ नहीं आती आपकी राइटिंग। इट इज एस्टिमेटेड एज टोटल एक्सपेंडिचर। वाह बेटा, मतलब एक हाथ में लड्डू तो दूसरे हाथ में भी लड्डू, ऐसे कैसे काम चलेगा? समझ आ रही ना लायक, अब तो बहुत सही से लिख रहा हूँ। चलो लिखो। चलिए लिखे 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 बेटा। नालायक को बात कम करो, लिखो। इट इंडिकेट क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेटा तू खाते खाते पढ़ ले, तो वो देख कौन रहा है? भूख लग रही है। चलो बेटा लिखो। आज मीनाक्षी नालायक क्लास नहीं ले रही है, ये भी नालायक होते जा रही है धीरे धीरे। अच्छा हो, पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा बेटा आपका आज? ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए लिखा। अब जरा देखो क्या कह रहा है बेटा ये। एग्रीगेट कंजम्पशन इम्प्लाइज कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी, या इन द इकोनॉमी। ओके ओके ओके, देखिए बेटा कहते हैं सर कैसे एस्टिमेट करेंगे, तो कहते हैं सर इट एस्टिमेट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि ध्यान से सुनिएगा प्लीज। कहता है सर कंजम्पशन, जो एग्रीगेट कंजम्पशन होता है उसका मतलब क्या होता है बेटा? यानी कि जितने भी गुड्स होंगे बेटा और सर्विसेज होंगे, उनको आप क्या कर रहे हो बेटा? परचेस कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। तो जो जो उसके ऊपर खर्चा हो रहा है बेटा, उस खर्चे को हम एग्रीगेट कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। फिर इसको एस्टिमेट कैसे करें? बेटा टोटल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है, ध्यान सुनना, टोटल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस टोटल एक्सपेंडिचर को बेटा हम एग्रीगेट कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। और जितना ज्यादा बेटा एग्रीगेट कंजम्पशन बढ़ेगा, इसका इंडिकेशन रहता है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल्स इज इंक्रीजिंग। यानी कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो रही है बेटा? इससे बढ़ रही है कंज्यूमर गुड्स के थ्रू। देखिए, इट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल्स। ठीक है, जितना ज्यादा एग्रीगेट कंजम्पशन होगा, ये इंडिकेट करेगा कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो रही है बेटा? इंप्रूव हो रही है। ठीक है जी, समझ आया बेटा ये? वैसे तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, ये हमने थ्योरी लिखी बेटा। तो मुझे बताइए फटाफट से, क्या थ्योरी समझ आई आपके? कुछ नालायक हैं अभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, अब आइए एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट में। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। चलो लिखो। कहते हैं सर इट रेफर्स टू, आप ना पूरा लिखना नालायक हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको।
It refers to expenditure by all the producer in the economy on purchase of such goods which add to their stock of capital during the year. ठीक है जी, सर नोट पॉइंट भी लिख लीजिएगा. It reflect increase in production capacity. एक एग्जांपल भी देता हूं आपको. एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या कैपिटल गुड्स. तो सर ये एक्सपेंडिचर को हम एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं. मैंने EXP शॉर्ट में एक्सपेंडिचर है बेटा, ठीक है. देखो जी इसको, देखो कहते हैं सर इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर. किसने करा है बेटा? प्रोड्यूसर्स ने. किसने करा है? ऑल प्रोड्यूसर ने. इन इकोनॉमी ऑन परचेज ऑफ वो गुड्स, सच गुड्स विच एड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल. जो उनकी स्टॉक ऑफ कैपिटल में ऐड होंगे बेटा, या उनको इंक्रीज करेंगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे बेटा? सॉरी, उस खर्चे को हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट. क्या बोल रहे हो बेटा? बस प्रोड्यूसर जो इन्वेस्ट करेंगे वही एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट होगा. हाँ जी बेटा बिल्कुल, ठीक है. समझ आया जी? अच्छा एक बात बताइए, जितना ज्यादा एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट होगा क्या उसका मतलब होगा कि देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, या इंडिकेटर होगा बेटा? हाँ जी सर, जितना ज्यादा एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट होगा उससे हमें पता लगेगा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है बेटा वो बढ़ रही है. तो देखो, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या कैपिटल गुड्स. बेटा रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करने से क्या कहीं ना कहीं स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ता है बेटा? प्रोड्यूसर का स्टॉक बढ़ेगा बेटा. हाँ जी सर, तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट. आई होप सो आपके समझ में आ गया हो. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, शाबाश. चलिए आगे बढ़े. ठीक है बेटा, आ जाइए आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट है हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट, डोमेस्टिक इनकम. इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन तो बेटा मैं आपको चैप्टर नंबर सेकंड में कराऊंगा, बट हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे इसका सिचुएशन बता देता हूँ. डोमेस्टिक इनकम बेसिकली क्या होती है ये सुन लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से. सर कंट्री के बाउंड्री के अंदर, किसी भी देश की बेटा जो एक इकोनॉमिकल बाउंड्री है उसके अंदर बेटा पैसा कमाया गया है, इनकम जनरेट करी गई है, वो इनकम बेटा फैक्टर इनकम होनी चाहिए, पढ़ेंगे हम आने वाले चैप्टर्स में. तो सर उस इनकम को बेसिकली हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं. अभी बेटा मैं सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूँ, बट हाँ इसकी काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो मैं चैप्टर नंबर 2 में आपको काफी डिटेल में समझाऊंगा. अभी सिर्फ आप इतना समझना कि सर किसी भी देश की डोमेस्टिक बाउंड्री में, या इकोनॉमिकल बाउंड्री यू कैन ऑल्सो सेट दिस, राइट. तो जो इकोनॉमिकल बाउंड्री में बेटा जो भी इनकम जनरेट करी गई है, बेसिकली फैक्टर इनकम, तो सर उस इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, लिख लो इसकी थ्योरी बेटा. इट मीन्स
इनकम जनरेटेड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग द या ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। आई होप सो आपको अकाउंटिंग ईयर के बारे में पता हो बेटा, चाहे अकाउंटिंग ईयर हो, चाहे फाइनेंशियल ईयर हो, चाहे कोई भी हो। एक सेकंड, क्या करो, मतलब भैया अपने देश के अंदर कमाई गई इनकम वो डोमेस्टिक इनकम होती है। हाँ तो नालायक मैंने क्या बोला, बिल्कुल सही बात है। इसको कैसे मेजर किया जाता बेटा? इट इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम अर्न बाय अर्न बाय एक काम करो, अर्न बाय रेसिडेंट लिख देना, या अर्न बाय पर्सन लिख दो बेटा, डिटेल में आपको उसमें ही कराऊंगा, सिर्फ पर्सन लिख देना। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। चलो जी लिखो इसको। हो गया जी सभी का? देखो एक बार इसको देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। कहते हैं डोमेस्टिक मतलब का मतलब, डोमेस्टिक इनकम का मतलब है बेटा, मींस इनकम जनरेटेड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। कहां पर बेटा? डोमेस्टिक इकोनॉमी। इसको इकोनॉमिकल बाउंड्री बोल लो या डोमेस्टिक बाउंड्री बोल लो, वट एवर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि किसी अकाउंटिंग ईयर में बेटा अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में जितना भी पैसा हमने अर्न करा है, कमाया है, उस इनकम को बेसिकली हम क्या बोलते हैं बेटा? डोमेस्टिक इनकम। सर इसको मेजर कैसे करा जाता है? सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। अब देखो फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? अर्न बाय पर्सन, कौन से पर्सन? ये दो जो बेसिक बातें है ना बेटा, ये हम डिस्कस करेंगे बेसिकली चैप्टर नंबर सेकंड में, और काफी डिटेल में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा फैक्टर इनकम क्या होती है। इनफैक्ट हमारी पूरी एक क्लास लगेगी बेटा फैक्टर इनकम को समझाने में। और ये जो पर्सन लिखा बेटा, इस पर्सन के डेफिनेशन को समझाने में मुझे कम से कम एक या दो क्लास लगेंगी। ठीक है, तो इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 2 में। अभी सिर्फ आप इतना समझना कि सर डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम में हम सिर्फ फैक्टर इनकम के टोटल समीशन को ही लेते हैं, जो कि डोमेस्टिक बाउंड्री में कमाई गई हो बेटा पर्सन के थ्रू। आपको भी ये नहीं समझना फैक्टर इनकम क्या होता है, आपको ये नहीं समझना पर्सन कौन है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि सर डोमेस्टिक बाउंड्री में, ठीक है, पर्सन ने फैक्टर इनकम कमाई है बेटा, टोटल फैक्टर इनकम को ही हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं। पल्ले पड़ा कुछ? ठीक है, अब लिखिए बेटा लास्ट जर्नल प्राइस लेवल। ठीक है जी, जर्नल प्राइस ये टॉपिक बेटा मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसको फटाफट से लिख लीजिए बेटा, छोटा सा पॉइंट है बेटा। इट रेफर्स टू द इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली एक तो जनरल कॉमन, अगर मैं आपको कॉमनली जनरल प्राइस लेवल का मतलब समझाऊं, तो कॉमनली बेटा इसका मतलब ये होता है सर ऐसा प्राइस जो पूरे साल पूरे देश में सेम प्राइस चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो मुझे इन्फ्लेशन रेट पता करना है, तो मैं पूरे साल का प्राइस इंडेक्स निकालता हूँ। यार हमारे गुड्स का जो पूरे ईयर में एक सेम कॉमन प्राइस रहा है, राइट, वो कॉमन प्राइस
क्या रहा है पूरे साल, राइट। तो उस कॉमन प्राइस को बेटा हम जनरल प्राइस लेवल के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसा प्राइस बेटा जो पूरे देश में एक ही प्राइस हो, ठीक है। और दैट इज इंडेक्स। आपने याद है ना स्टैटिक्स में इंडेक्स नंबर पढ़ा था बेटा, तो वहां पर आप क्या करते थे बेटा, सारे गुड्स का एक इंडेक्स प्राइस निकालते थे। वो इंडेक्स प्राइस ही बेटा एक तरह से जनरल प्राइस लेवल कहलाता है, ठीक है। यानी कि सर सीधी सी बात है, जैसे मान लो इस साल किसी पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस था 100 रुपए, और उस 100 रुपए बेटा पूरे कंट्री में होना चाहिए सेम कॉमन प्राइस। ऐसा नहीं बेटा यहाँ पर 100 रुपए है, वहां पर 120 रुपए, वहां पर 140 है। तो अब उसका हमें इंडेक्स प्राइस निकालना पड़ेगा। यस यू कैन से दिस, ठीक है। तो इंडेक्स प्राइस बेसिकली बेटा हमारा जनरल प्राइस लेवल कहलाता है। पूरे साल का एक प्राइस लेना जाकि हम उससे इन्फ्लेशन रेट भी निकाल सके। तो बेसिकली जनरल प्राइस लेवल से बेटा हम इन्फ्लेशन रेट को भी कैलकुलेट कर सके। जैसा मान लो ये पेन है, इस पेन का मान लो इस साल प्राइस 110 रुपए था। पूरा एवरेज प्राइस इंडेक्स नंबर एक तरह से देख लो, उसको 10 रुपए था। नेक्स्ट ईयर मान लो ये 12 रुपए हो जाता है, तो इसका मतलब पूरे साल 10 रुपए था, और नेक्स्ट ईयर पूरे साल ये 12 रुपए है। तो 2 रुपए से बेटा इसका क्या हो गया बेटा, इन्फ्लेशन रेट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो सिंपल सिचुएशन में मैं आपको बता दूं, पूरे देश में जो कॉमन प्राइस होता है किसी पर्टिकुलर गुड्स का, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल। जनरल सिंपली। हाँ बेटा बिल्कुल, एमआरपी रेट क्या होता है, एमआरपी सेम ही तो रहता है। बिल्कुल, फ्लक्चुएशन आती है फिर उसका एवरेज निकालेंगे, वो तरीका सीखा हुआ बेटा हमने, ठीक है। तो देख लो, इट रेफर्स टू द इंडेक्स ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वही वाली बात है बेटा, समझ में आया तुम्हारे कुछ? चलो ठीक है, ओके। देखो जी, हमारा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ सेकंड। लिखो जरा फटाफट से हेडिंग, टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। देखो वैसे तो टॉपिक बेटा मैं आज स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा आपको, ठीक है। बट हाँ इसकी कुछ बातें देख लेते हैं। सर हमारी इकोनॉमी में कितने तरह के गुड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली? तो 4 तरह के गुड्स हैं बेटा। ये कुछ बच्चों ने बेटा पहले भी टॉपिक्स पढ़े हुए हैं अभी रिसेंटली। पहला है बेटा हमारे पास फाइनल गुड्स। दूसरा है बेटा हमारे पास कंज्यूमर गुड्स। या एक काम करो, दूसरे में इंटरमीडिएट गुड्स लिखो, इंटरमीडिएट गुड्स। तीसरा हमारा कंज्यूमर गुड्स। और चौथा है बेटा हमारे पास कैपिटल गुड्स, ठीक है। लिख लो बेटा इसको फटाफट से। ये 4 तरह के गुड्स हैं बेटा जो हमें डिस्कस करना है। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में ही बेटा, बट यहाँ पर मैं आपको कुछ सिचुएशन समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इस टॉपिक को शुरू किया है। तो ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोगों को बेटा एक गलत फहमी होती है कि जब हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं ना, तो उस चैप्टर नंबर 2 से ही शुरू होता है, जब नेशनल इनकम लिखा हो बेटा चैप्टर में। नो, ये जो टॉपिक है ना बेटा, इसका नेशनल इनकम में बहुत बड़ा रोल है। रीजन बताता हूँ क्यों। जब मैं आपको प्रोडक्ट मेथड करा रहा हूँ बेटा, मैं आपको पहले ही इसलिए समझा के जा रहा हूँ बेटा ताकि आप इसको अच्छे से समझें, इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से, बवाल टलाई नहीं, अच्छे से। तो प्रोडक्ट मेथड में बेटा ये जो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स है ना, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है बेटा। अगर आपने ये दोनों पॉइंट अच्छे से पढ़ लिए हैं और आपको चीजें क्लियर है, कौन प्रोड्यूसर होता है, राइट, और प्रोड्यूसर कब प्रोड्यूसर होगा, कब वो कंज्यूमर बन जाएगा, कंज्यूमर कब कंज्यूमर होगा, कब प्रोड्यूसर बन जाएगा, तो ये सारी बातें बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये बातें क्लियर नहीं होंगे बेटा, तो ये प्रोडक्ट मेथड में ना बड़ी दिक्कतें होंगी और क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं होंगे, ठीक है। फिर फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है बहुत ज्यादा। तो मैं नहीं चाहता आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़े। मैं चाहता हूं कि आप बेसिकली एक एक कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो बेटा जिन बच्चों को नेशनल इनकम में अच्छी कमांड रखनी है ना बेटा अपनी, तो आपको ये थ्योरेटिकल क्लासेस को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्लास ही है बेटा
जो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वो प्रैक्टिकल चीजें समझने में करेंगे। आई ट्राई माई बेस्ट, मैं आपको पूरी तरीके से बेटा इसको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से। बट अगेन मेहनत आप ही को करनी है। ये थ्योरी आपको ऐसे समझ में आनी चाहिए बेटा, ऐसे आपका इसका रिवीजन होना चाहिए कि नेशनल इनकम के क्वेश्चन में आपको जरा से भी दिक्कत ना हो। समझ आ रही है? हाँ जी बेटा, क्लियर हो रहा है ये? तो आज की क्लास बेटा मैं यहीं तक कराऊंगा, बाकी चीजें बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है?